नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ताराचंद सैनी, व्याख्याता इतिहास, राजपिता जी कॉलेज स्कूल में क्लास में बार आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों प्राचीन भारत को जानने के स्रोत, और इस प्राचीन भारत को जानने के स्रोत में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। हमारा पहला टॉपिक चला विद्यार्थियों प्राचीन भारत, प्राचीन भारत को जानने के स्रोत, प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। और इस प्राचीन भारत को जानने के स्रोत में विद्यार्थियों हमने सुविधा की दृष्टि से कैसे प्राचीन भारत को हम जानते हैं उसको सुविधा की दृष्टि से हमने चार भागों में बांटा था। तो सबसे पहले क्या था विद्यार्थियों, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य प्राचीन भारत में विद्यार्थियों 3 धर्म हुए हैं। उन जब धर्म लिखे गए, धर्म ग्रंथ लिखे गए, उन धर्म ग्रंथों के माध्यम से तत्कालीन धार्मिक सामाजिक चीज़ों का पता चलता है, उनकी जानकारी का पता चलता है। तो सबसे पहला कौन सा है, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य। दूसरा विद्यार्थियों हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म, और तीसरा हमने जैन धर्म पढ़ा। ऐसे है धार्मिक साहित्य, प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। प्राचीन भारत को जानने के स्रोत में हमने सुविधा की दृष्टि से कुछ 4 भागों में बांटा। धार्मिक साहित्य जिसके अंतर्गत हमने 3 धर्मों का अध्ययन किया है। उसके बाद में हमने ऐतिहासिक साहित्य, हम उसके बाद में हमने ऐतिहासिक साहित्य पढ़ा। ऐतिहासिक साहित्य क्या है विद्यार्थियों, प्राचीन भारत को अर्थात कुछ जिनका विषय इतिहास नहीं है अर्थात इनको हमने 3 भागों में बांटा। अर्धऐतिहासिक साहित्य, लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य और क्षेत्र भाषा में। कुछ ऋषि हुए उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों के माध्यम से तत्कालीन समय की सामाजिक आर्थिक धार्मिक नीतियों का पता चलता है। आज आपका विद्यार्थी तीसरा बिंदु आता है विदेशी साहित्य। आज हमारा क्या है, विदेशी साहित्य। इस विदेशी साहित्य को पढ़ने के बाद कल आएगा हमारा विद्यार्थियों पुरातत्व। कल आएगा क्या, पुरातत्व। तो हम पढ़ने विद्यार्थी प्राचीन भारत को जानने के स्रोत, उसमें धार्मिक साहित्य को पढ़ चुके हैं, ऐतिहासिक साहित्य को पढ़ चुके हैं। आज हमारा क्या है, विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य के से हम आज प्राचीन भारत की जानकारी पढ़ते हैं। एक मिनट देखें विद्यार्थी, प्राचीन भारत की जानकारी। इसमें हमने है आज देखा कि विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि विदेशी लोग भारत में आए क्यों। हम बात करें प्राचीन भारत की, अखंड भारत की, जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार ये सारा क्षेत्र हमारे अंतर्गत आता था, उस अखंड भारत की थी। उस समय कुछ विदेशी लोग हमारे भारत देश में आए हैं। तो सबसे पहली बात ये बनती कि विदेशी भारत में आ क्यों रहे हैं। सबसे पहली बात है कि विदेशी भारत में आ क्यों रहे हैं। भाई मैं यहाँ इस कॉलेज में क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए, आप ऑनलाइन क्लास क्यों ले रहे हैं, आप पढ़ने के लिए ले रहे हैं। हर चीज़ के पीछे कारण होता है ना। तो ये विदेशी लोग भारत में आए हैं, क्या कारण था कि लोग विदेश से भारत में आए हैं। तो उनमें सबसे पहला है, एक तो अपना है विद्यार्थियों व्यापार वाणिज्य करने के लिए, व्यापार वाणिज्य करने के लिए। और ये दोनों मार्गों से विद्यार्थियों स्थल मार्ग व जल मार्ग, जल मार्गों से, अर्थात विदेशी सबसे पहले भारत क्यों आए हैं, व्यापार वाणिज्य करने के लिए आए हैं। स्थल मार्ग और जल मार्ग। स्थल मार्ग तो क्या विद्यार्थियों, मेरी पहली क्लास थी, मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में 3 पर्वत है, हिंदुकुश, सुलेमान, दो दर्रे हैं, खैबर बोलन। इन 2 दर्रों के माध्यम से प्राचीन भारत में ये लोग है व्यापार वाणिज्य करने के लिए। फिर कुछ है जो अरब महासागर के माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम से भारत में व्यापार करने के लिए आए हैं। क्यों आए विद्यार्थियों, हमारे प्राचीन भारत का इतना समृद्ध था कि हर गांव में अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर जाते थे। छोटे छोटे उद्योग उनके वहाँ पर पूर्ति करते थे। और जो बड़े बड़े उद्योग केंद्र थे जैसे कि ढाका, मनमल, उज्जैन, कन्नौज, बनारस, काशी, ये बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र थे। यहाँ पर है जो बहुत ही मीनाकारी की वस्तुएं या फिर दक्षिण भारत में गर्म मसाले हैं, इनका व्यापार होता था। और पूरी दुनिया पर एकमात्र व्यापार एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन था, भारत। और यही कारण है कि पूरी दुनिया का सोना विद्यार्थियों भारत में आता है। हम व्यापार करेंगे, आज तो मुद्रा है, उस समय मुद्रा नहीं थी, तो उन्होंने सोना दिया और हमने उनको चीज बेची, तो पूरी दुनिया का सोना भारत में आ गया और भारत सोने की चिड़िया कहलाने लगा, क्योंकि हम व्यापार में बहुत आगे थे, हमारे यहाँ पर सब कुछ चीजें होती थी।
दूसरा कारण है विद्यार्थियों विश्व गुरु। विश्व गुरु, विश्व गुरु का मतलब है विद्यार्थियों यहाँ पर प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे महाविद्यालय विश्वविद्यालय अर्थात जो विश्व गुरु अर्थात शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए विश्व गुरु शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। और इस शिक्षा ग्रहण में विद्यार्थियों क्या है, हमारे दो विश्वविद्यालय थे, एक तो है नालंदा विश्वविद्यालय और एक होता है विद्यार्थियों तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय अर्थात भारत विश्व गुरु था। विश्व गुरु मतलब गुरु यानी जो ज्ञान देने वाला है। भारत ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है, इसलिए विश्व गुरु की उपाधि किस मिली है, भारत में मिली है। और विदेशी लोग भारत में क्यों आए, विदेशी लोग क्यों आए भारत में, भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए विद्यार्थी, क्योंकि भारत में नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते हैं। विद्यार्थी इस नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे। 10,000 विद्यार्थी, देखो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी रही होगी जहाँ पर 10 लाख विद्यार्थी एक साथ अध्ययनरत थे। और विद्यार्थियों प्राचीन भारत में जो शिक्षा थी पूर्णतः निःशुल्क थी। ये नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी थे, 1,000 यहाँ पर शिक्षक होते थे, यहाँ पर 9 मंजिला लाइब्रेरी थी और पूरी तरह से शिक्षा है जो निःशुल्क थी। विद्यार्थी यहाँ पर कोई शुल्क नहीं ले रहा, चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो। यहाँ पर इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा ऐसी थी, निःशुल्क शिक्षा थी। और यहाँ पर इन शिक्षाओं में क्या है, ज्योतिष व्याकरण विज्ञान गणित युद्ध इन सभी की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। इसलिए भारत में विश्व के लोग हैं जो भारत में आते थे, तिब्बत कंबोडिया थाईलैंड चीन मंगोलिया जापान इंडोनेशिया प्रत्येक विदेशी लोग हैं जो भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों जैसे आज अपनी भारत का सबसे टफ एग्जाम माध्यम IIT और या JEE नीट, जैसे IIT और JEE है नीट वाला है, ये अपन भारत के सबसे टफ एग्जाम मानते हैं। लेकिन इस IIT नीट का जो आज एग्जाम हो रहा विद्यार्थियों, इससे 10 गुना एग्जाम तो नालंदा विश्वविद्यालय जैसे ये नालंदा विश्वविद्यालय है, इस नालंदा विश्वविद्यालय का ये गेट कीपर चौकीदार, जैसे कि इनकी एक परीक्षा होती थी, भाई कोई कहाँ से आया है, तिब्बत से आया है, तो तिब्बत से आएगा गेट पे जाएगा, पूछेगा कि मैं नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चाहता हूँ, तो अगर वो देखा कि इतनी योग्यता है या नहीं है, वो एक तरह से एंट्रेंस परीक्षा होती है ना, ऐसे कि आप में योग्यता है इस विश्वविद्यालय में पढ़ने क्या नहीं है। तो जो IIT JEE नीट होते हैं, इनसे 10 गुना कठिन एग्जाम तो ये चौकीदार ले देता सिर्फ मुंह जुबानी बोलकर कि हाँ ये बताओ इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। और जब इस चौकीदार की परीक्षा में पास होते हैं तभी वो विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते थे। और ये पूर्ण निःशुल्क था, आवासीय विद्यालय था, जैसे हॉस्टल होते हैं ऐसे आवासीय विद्यालय था। और विद्यार्थियों यहाँ का जो राजा होता था, बिहार नालंदा कहाँ पर है, वर्तमान में बिहार में है, पटना में है। और जो तक्षशिला था ये पेशावर पाकिस्तान में था। तो यहाँ के जो राजा हैं, जो 100 गाँव की जमीन विद्यार्थी किसकी है, 100 गाँव होते ना, उन 100 गाँव की आय है इन विश्वविद्यालयों को देते थे। जैसे बिहार का कोई राजा है, तो बिहार के राजा नालंदा विश्वविद्यालय उसका अधीन आता है, तो उसने कहा कि जो 100 गाँव की आय का स्रोत कर था, तो 100 गाँव से जो भी कोई टैक्स आएगा, कर आएगा, वो सारा कहाँ पर जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में जाएगा। इस तरह से इन विहारों की संरक्षण राजा वगैरह करते थे, लेकिन इनकी शिक्षा विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क थी। तो विदेशी साहित्य अर्थात विश्व गुरु शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे महान विश्वविद्यालय तक्षशिला और नालंदा विद्यार्थियों और लगभग विद्यार्थियों को 12वीं ईस्वी में है एक बख्तियार मोहम्मद गोरी होता है। मोहम्मद गोरी वहां पर आक्रमण करता है। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद में उसका एक गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, एक गुलाम है उसका कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक है विद्यार्थियों जो भारत में गुलाम वंश की नींव रखता है, अर्थात मुस्लिम साम्राज्य का। मोहम्मद गोरी आता है, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गोरी का क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक दास होते हैं विद्यार्थियों। जैसे अपने सब्जी मंडी अनाज मंडी ऐसे लगती है ना, ऐसे यहाँ पर ईरान में या मध्य यूरोप में दास मंडियाँ लगती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक विद्यार्थियों ये मोहम्मद गोरी का दास था। और कुतुबुद्दीन का एक दास था विद्यार्थियों जिसका नाम है बख्तियार खिलजी।
बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी है एक बेढंगा था, अर्थात इसकी शक्ल ऐसी बहुत ही भयंकर शक्ल थी, एक तरह से डरावनी, बेढंगा था, अर्थात नाक लंबा था, बेढंगा व्यक्ति था। इसकी शक्ल है जो खूबसूरत नहीं था, लेकिन इस शारीरिक अर्थात ताकत की वजह से बहुत ही मजबूत था। और इसने कुतुबुद्दीन जहां पर भी युद्ध करता है, इस बख्तियार खिलजी ने है एक अच्छी योग्यता का परिचय दिया, वहां पर मारकाट की। जब मोहम्मद गौर तो चला जाता है, गौर प्रदेश में चला जाता है अपने वापस, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये दिल्ली का शासक बन जाता है। तराइन के पृथ्वी के बाद लगभग मुगलों का ये मुसलमानों का शासन हो गया और दिल्ली पर गुलाम मुस्की नियमन था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस बख्तियार खिलजी को विद्यार्थियों बिहार में अपना, इस बिहार के पास में एक छोटी सी जागीर दे दी। बिहार के पास में क्या दे दी? एक छोटी सी जागीर दे दी इस बख्तियार खिलजी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब इस जागीर पर शासन करते हुए बख्तियार खिलजी ने कहा क्या कि एक महत्वाकांक्षी शासक था। महत्वाकांक्षी होता विद्यार्थियों अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ाने वाला, मेरे तो ये महत्वाकांक्षा है, तो उन महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला। तो इस बिहार जागीर जो बिहार है, बिहार के ये बख्तियार खिलजी ने एक छोटी सी जागीर से क्या किया? बिहार के बाद में बिहार क्या अभी अपना में स्वतंत्र था, बिहार की सीमा पर जागीर थी बख्तियार खिलजी की, बिहार स्वतंत्र था बंगाल। और इसने क्या किया? इस जागीर को केंद्र बनाकर इस बिहार और बंगाल पर आक्रमण किसने किया? इस बख्तियार खिलजी ने। और ये इस समय बिहार में क्या था विद्यार्थियों? 12वीं सदी में यहाँ पर बौद्धों का राज था, अर्थात जो हमारा बौद्ध धर्म है ना, इन बौद्धों का राज था बिहार में। और नालंदा विश्वविद्यालय में मुख्यतः बौद्धों का एक क्षेत्र था। बौद्ध थे और बौद्ध क्या थे? अहिंसा में विश्वास करने वाले हैं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा, ये अहिंसा को नहीं मानते। और जब ये मलेच्छ एक आक्रमणकारी है, जो आतंकवादी है, ये जाता है और बौद्ध है अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग जाते हैं और पूरे बिहार बंगाल को अपने अधीन कर लेता है। कौन? ये बख्तियार खिलजी। इस बख्तियार खिलजी की क्रूरता या दुष्टता एक तरह से इसमें है कि इसने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को, इस बख्तियार खिलजी ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय विद्यार्थियों जला दिया। हमारा जो शिक्षा का महान केंद्र था, इस शिक्षा के महान केंद्र को इस बख्तियार खिलजी ने जला दिया। और इतिहास का बता दें विद्यार्थियों 6 माह तक, अर्थात जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाता है तो 6 माह तक इस नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जलती रही विद्यार्थियों। अर्थात इस नालंदा विश्वविद्यालय की 9 मंजिला लाइब्रेरी थी और 6 माह तक ये नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी पूरी तरह से जलती रही विद्यार्थियों। तो ये कुछ इस बख्तियार खिलजी ने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ के आचार्यों को, बौद्धों को पूरी तरह से मार काट दिया और एक तरह से खंडर, इस नालंदा विश्वविद्यालय को खंडर में तब्दील कर दिया। जो प्राचीन भारत की महान संस्कृति का केंद्र था, एक पूरी दुनिया को जिसने ज्ञान दिया, इस नालंदा विश्वविद्यालय को एक मलेच्छ, एक आतंकवादी, एक बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया। अगर आज नालंदा विश्वविद्यालय होता तो शायद भारत की दशा कुछ और होती विद्यार्थियों, हम बहुत आगे होते। नालंदा विश्वविद्यालय टेक्नोलॉजी के आधार पर इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, इसकी लाइब्रेरी की जो पुस्तकें थी 6 माह तक ये जलती रही, लेकिन इस बख्तियार खिलजी ने जला दिया। तो विद्यार्थियों दूसरा कौन आया था कि विश्व गुरु, अर्थात भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग आते हैं और भारत में करते हैं। इस समय शिक्षा के प्राचीन केंद्र कौन से थे? नालंदा और देवाला। इसके बाद में तीसरा कौन था विद्यार्थियों? तीर्थ यात्रा करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए हुआ क्या विद्यार्थियों कि प्राचीन भारत में 2 महान धर्म हुए हैं, एक का नाम है जैन धर्म और एक का है बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म तो क्या है? भारत के अंदर था, अर्थात भारत से बाहर कभी गया नहीं। और जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म तीर्थ यात्रा करने के लिए है, बौद्ध धर्म के अनुयायी। और जो विद्यार्थियों सम्राट अशोक हुआ है, सम्राट अशोक हुआ है, इस सम्राट अशोक ने क्या किया? अपने जीवन में विद्यार्थियों एक युद्ध लड़ता है और वो कौन सा युद्ध विद्यार्थियों? कलिंग का युद्ध था। अपने जीवन में एक युद्ध लड़ता है और वो कलिंग का युद्ध था। 261 ईसा पूर्व में इस कलिंग का युद्ध लड़ता है कौन? अशोक। अब कलिंग के युद्ध में विद्यार्थियों उस समय 1 लाख लोग मारे गए हैं, 1.5 लाख लोग घायल हुए हैं
और जब अशोक है एक साम्राज्यवादी है, ये भी अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था, लेकिन जब युद्ध समाप्त होने के बाद युद्ध क्षेत्र का दौरा करता है तो वो देखता है कि किसी सैनिक का हाथ कट रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, किसी का बेटा रो रहा है, किसी की माँ रो रही है, किसी की पत्नी रो रही है, और पूरे हाहाकार, पूरे जो युद्ध क्षेत्र था उस युद्ध क्षेत्र में हाहाकार चित्कार उठ रही थी। तो इस दृश्य को देखकर अशोक का मन क्या हो गया, द्रवित हो गया, अर्थात क्या मैंने क्या कर दिया, इस छोटे से कलिंग को जीतने के लिए मैंने इतना बड़ा महापाप कर दिया, इन लाखों लोगों की हत्या कर दी। उसके बाद में अशोक का मन क्या हो गया, हृदय परिवर्तित हो जाता है, इनका हृदय परिवर्तित हो गया, किसका, सम्राट अशोक का। और जो भी सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित होता है विद्यार्थियों, उसने बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है और उसने जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसी प्रचार प्रसार में अशोक पहला सम्राट था जिसने बौद्ध धर्म को भारतीय सीमाएं लांघकर प्रचार प्रसार किया। अर्थात श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को भेजा, बर्मा में महारक्षित को भेजा, तिब्बत में महाधर्मरक्षित को भेजा। अर्थात अनेक इसने अपने डिपार्टमेंट होते हैं विद्यार्थी, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट में ये रक्षा मंत्री है, अपने ये शिक्षा मंत्री है, ये कपड़ा मंत्री है, ये कृषि मंत्री है। ऐसे विद्यार्थियों अशोक ने अपने शासनकाल में एक नए पद का किया और उस नए पद का अर्थात एक नया मंत्री बनाया। जैसे अगर सीधी भाषा में बताऊं तो धर्म महामात्र की नियुक्ति की, अर्थात एक नया मंत्री पद बनाया और उस मंत्री पद का नाम है धर्म महामात्र। इसका काम था स्थिर पोषक बौद्ध धर्म का प्रचार करना, विदेशों में अपने प्रचारक भेजना। तो सम्राट अशोक ने विदेशों में प्रचारक भेजे और जब दूसरे धर्म में जाता है तो सबसे पहले चीन, मंगोलिया, कंबोडिया, थाईलैंड, जापान, इन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए जाते हैं। तो जब वहां पर गया उस धर्म को, एक अहिंसा का धर्म था, महात्मा बुद्ध का धर्म था, तो वहां के लोगों ने उन धर्म को अपनाया और जब उस धर्म को अपनाया उसके बाद में वो बौद्ध धर्म के अनुयायी है, जो बौद्ध भिक्षु वर्ग है, जो भारत को तीर्थ यात्रा करने के लिए कि हमारे महात्मा बुद्ध कहाँ पर पैदा हुए थे, कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, कहाँ पर उन्होंने शिक्षाएं ग्रहण की, अर्थात हर जगह का तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए लोग आते हैं। तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं जो तीर्थ यात्री बनकर भारत में बौद्ध धर्म की करने के लिए आते हैं। और एक आता विद्यार्थी और चौथा और अंतिम है राजनीतिक संपर्क स्थापित करने के लिए, राजनीतिक संपर्क स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों हर देश की एक विदेश नीति होती है करने के लिए। चौथा था राजनीतिक संपर्क स्थापित करने के लिए हर देश की एक विदेश नीति होती है विद्यार्थियों, और विदेश नीति के अंतर्गत क्या है कि हम अधिक से अधिक राष्ट्रों से संपर्क बनाए रखें। अब जैसे मोदी जी थे, मोदी जी ने अपनी पहली जो एनडीए की पहली सरकार थी, पिछली सरकार, उसने दुनिया के लगभग अधिकतर देशों में दौरा किया है, लगभग दुनिया के सारे देशों में दौरा कर रहे हैं, छोटे मोटे बच्चों के, बाकी सारी दुनिया में से दौरा किया। ये एक विदेश नीति का अंग है। लेकिन कुछ है आप लोग कहते हैं भाई ये तो जा रहा है दूसरे देश में, जा रहा है अपना पैसा लुटा रहा है, लेकिन विद्यार्थियों एक नीति होती है जिसको बोलते हैं विदेश नीति या कूटनीति। ये प्राचीन काल में भी थी और आज भी है, राजनीतिक संपर्क स्थापित करने के लिए। विद्यार्थियों हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमारी प्रशंसा उतनी बढ़ेगी, उतनी कूटनीतिक बातें होंगी। ऐसे ही प्राचीन भारत में अनेक लोग आए हैं, अनेक देशों के लोग आए हैं जो भारत में राजनीतिक संपर्क स्थापित करने के लिए कि हम भी भारत के राजाओं से राजनीतिक संपर्क स्थापित करें, उनसे समय आने पर मदद लें, उनको समान मदद दें, व्यापारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर चीज़ों का संपर्क स्थापित करने के लिए। तो विद्यार्थियों कुछ लोग आए हैं जो भारत में संपर्क स्थापित करने के लिए हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि विदेशी साहित्य। अब विदेशी साहित्य में ये मैंने क्वेश्चन करने विद्यार्थियों क्यों आए, अर्थात विदेशी क्यों आए। तो इस क्यों का अर्थ क्या है, व्यापार वाणिज्य करने के लिए आए हैं, दोनों मार्गों से, जल मार्गों या स्थल मार्गों, दोनों मार्गों से वे व्यापार करने के लिए आए हैं। विश्व गुरु शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं, जैसे नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। चौथा तीर्थ यात्रा करने के लिए आए हैं, बुद्ध धर्म के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए आए हैं, और अंत में राजनीतिक संपर्क स्थापित करने के लिए आए हैं। उसके बाद में विद्यार्थियों है, अब दूसरा आता है कि ये विदेशी कौन कौन से विदेशी लोग आए हैं, कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से विदेशी लोग आए। ऐसे तो आने पर पूरी दुनिया आई है, तो कौन कौन विदेशी लोग आए हैं इनको पढ़ते हैं।
कौन कौन से विदेशी लोग आए, कौन कौन से विदेशी लोग आए? तो सबसे पहले आता है विद्यार्थियों हमारे यूनानी। सबसे पहले भारत में कौन आते हैं? यूनानी लोग आते हैं। उस बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं विद्यार्थियों रोमन। तीसरे नंबर पर आते हैं विद्यार्थियों चीनी। चौथे नंबर पर आते हैं तिब्बती। और अंत में आते हैं विद्यार्थियों पांचवें अरबी, जो एक मोहम्मद मुसलमान। विद्यार्थियों प्राचीन भारत में 5 लोग हैं जो हमारे भारत देश में आते हैं। सबसे पहले कौन आता है? यूनानी आते हैं, फिर रोमन आते हैं, फिर चीनी आते हैं, बाद में तिब्बती, और 5 क्या है? अरबी। ये 5 देश हैं जो प्राचीन भारत में आते हैं। यहाँ के लोग भारत में आते हैं इनसे व्यापारिक संबंध करने के लिए, व्यापार करने के लिए, राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए, बौद्ध धर्म की यात्रा करने के लिए, और यहाँ के महान केंद्र विश्वविद्यालय में शिक्षा करने के लिए ये आते हैं। तो अब इन एक एक को पढ़ेंगे। अब ये जो 5 देश के लोग हैं, तो इन 5 देश के जो लोग आते हैं उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं। उन ग्रंथों से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। तो हम एक एक देश के लोगों को पढ़ेंगे कि कौन सा है और कब आया। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आता है अपना यूनानी। यूनानी लोग आते हैं। सबसे पहले आता है हमारे यूनानी, यूनान या यूनानी। और इस यूनान को हम विद्यार्थियों 3 भागों में बांटते हैं। विद्यार्थियों की कहानी लंबी, मैं आपको बताऊंगा। सिकंदर से पहले, सिकंदर से पहले, उस बाद में सिकंदर के समकालीन, और अंत में आता विद्यार्थियों सिकंदर के बाद। ये विद्यार्थी 3 हैं। यूनानी लोग हैं, यूनान देश के लोग हैं जो भारत में आते हैं, वो 3 आते हैं। सिकंदर से पहले, सिकंदर के समकालीन और सिकंदर के बाद। अब विद्यार्थी सिकंदर क्या है? इस सिकंदर को बोलते हैं विश्व विजेता या सिकंदर महान। इस सिकंदर ने लगभग पूरी दुनिया पर शासन किया है, इसलिए इसको विश्व विजेता बोलते हैं। विद्यार्थियों क्या है? विश्व विजेता, अर्थात इसने पूरी दुनिया को जीता है, विश्व विजेता, इसलिए इसको बोलते हैं सिकंदर महान या विश्व विजेता। अब भारत में जब सिकंदर आता है तो सिकंदर के आने की तारीख भी मालूम है कि सिकंदर कौन से साल में भारत में आया था। हमारे देश का इतिहास लिखने में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सिकंदर, क्योंकि हमें सिकंदर के आने की तारीख मालूम है। तो जब सिकंदर भारत में आया, इसका हमें समय ज्ञात है। भाई ये भी आए पहले ग्रंथ है, उनमें लगभग क्या है कि जो इतिहास लिखा जाता है, प्राचीन लोगों ने अपनी बातें लिखी, उनमें सन नहीं थी, और उन्होंने क्या किया कि वैसे ग्रंथ लिखे। अब भारत की जानकारी तो है, लेकिन समय का प्रावधान है कि समय क्या है क्या नहीं है। ऐसे जब यूनानी लोग आते हैं भारत में, तो हमें सिकंदर के आने का समय ज्ञात है कि देखिए सिकंदर कब आया था। लगभग 327 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व में इसने यहाँ भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर अर्थात विश्व विजेता था। सिकंदर भारत में 326 ईसा पूर्व में भारत में आता है। 27 में चलता है मैसेडोनिया से, और लगभग 26 में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान भारत में पहुंच जाता है। तो इसके आने की तिथि मालूम है। बाद में जब ये ग्रंथ लिखे गए तो इतिहासकारों ने इनको बांट दिया कि भाई ये तो है सिकंदर से पहले, और ये सिकंदर के बाद में भी आए क्या है? सिकंदर के साथ। तो समझ लीजिए विद्यार्थियों, यूनान के लोग हैं, अनेक लोग आए हैं, अनेक लेखक आए हैं, यहाँ पर विद्वान आए हैं, और उन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं। तो इतिहास की दृष्टि से इतिहासकारों ने सुविधा की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांट दिया। एक तो सिकंदर से पहले, अर्थात जो सिकंदर आए उससे पहले कुछ लोग आ चुके थे, एक सिकंदर के साथ आए, क्योंकि हमें मालूम है सिकंदर कब आया था, और सिकंदर के बाद में, इसलिए हमने काल विभाजन कर दिया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिकंदर से पहले। अब इस सिकंदर से पहले एक व्यक्ति आता है जिसका नाम हम कहते हो स्काईलैस। स्काईलैस एक व्यक्ति का नाम है, स्काईलैस। ये स्काईलैस विद्यार्थियों, इसको हम पढ़ते हैं। स्काईलैस है इस सिकंदर से पहले।
सिकंदर से, सॉरी, ये सिकंदर से पहले है। पहला वाक्य है स्काई ग्लास। स्काई ग्लास क्या है विद्यार्थियों? एक यूनानी राजा है दारा, एक यूनान का शासक जिसका नाम था दारा, उसका एक सैनिक था और इसने भेजा यूनानी राजा दारा, यूनानी राजा दारा, यूनानी राजा दारा का एक सैनिक था, भूगोलवेत्ता था और अपने ग्रंथ में सिंधु नदी के आसपास की जानकारी देता है। एक व्यक्ति का नाम विद्यार्थियों स्काइलस, ये यूनानी राजा दारा का एक सैनिक था, भूगोलवेत्ता था, अर्थात सैनिक नॉर्मल सैनिक नहीं, उच्च अधिकारी था और भूगोलवेत्ता था और अपने ग्रंथ में है इसने सिंधु नदी के आसपास की जानकारी दी। इस यूनानी राजा दारा ने सबसे पहले स्काइलस को भेजा कि जाओ और ये पता करके आओ जो सिंधु नदी है ये कौन से अरब सागर में कहां पर गिर रही है, किस सागर में गिर रही है, कौन सी ये नदी जो स्काई यूनानी दारा ने कहा सिंधु नदी कहां पर गिर रही है। तो इस स्काइलस ने क्या किया, भूगोलवेत्ता था, इसने है जो सिंधु नदी के क्षेत्र के आसपास का दौरा किया और बाद में जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ में सिंधु नदी के आसपास की जानकारी देता है। ये पहला व्यक्ति था जो भारत में आता है और इसकी जानकारी में प्रदान करता है, भारत में इसकी जानकारी प्रदान करता है। दूसरा आता है जो इस स्काइलस में आता है, दूसरा आता है हिकेटस मिलेटस। एक दूसरे व्यक्ति का नाम है हिकेटस और मिलेटस। ये भी क्या है कि यूनान का राजा दारा का ही सैनिक है और स्काइलस का मित्र था विद्यार्थी। हिकेटस और मिलेटस इसने स्काइलस के ग्रंथ के आधार पर साहित्य रचा। जो हिकेटस मिलेटस है विद्यार्थियों, इसने क्या किया, स्काइलस का जो ग्रंथ है, जो ये स्काइलस वाइज अपना ग्रंथ लिखा है, उसी हिकेटस मिलेटस सिंधु नदी के आसपास नहीं आया, इसे स्काइलस के ग्रंथ को पढ़ा और उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद में है जो अपना एक ग्रंथ रचता है। तो ये दूसरा आता है हिकेटस मिलेटस जो हमें उस समय की जानकारी प्रदान करता है। तीसरा आता है विद्यार्थियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट इतिहास विद्यार्थियों है, इसका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस, ये हेरोडोटस विद्यार्थियों, ये इसको बोलते हैं इतिहास का जनक, इसको इतिहास का जनक, इसको बोलते हैं इतिहास का जनक, अर्थात ये इतिहास का जनक विद्यार्थी, इतिहास का फादर है, हिस्ट्री ऑफ फादर, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस का होता है। 484 ईस्वी में ईसा पूर्व में ये होता है, 484 पूर्व में होता है और इसने पहली बार क्रमबद्ध तरीके से लिखा, विद्यार्थी हम पढ़ रहे हैं हेरोडोटस को इतिहास का इसे पिता कहा जाता है। आपसे पूछा इतिहास पढ़ाए भाई, कौन क्या सब्जेक्ट ले रखा, कोई रिश्तेदार आ जाए आपसे पूछे भाई इतिहास ले रखा, हाँ जी
भाई इतिहास को हेरोडोटस को इतिहास की पिता क्यों कहा जाता है? इससे पहले तो स्काइलस ने तो इतिहास क्या है, लिखी हुई बातें तो स्काइलस ने भी लिखी है, हिप्पाइटस मिलेटस ने भी लिखी है, लेकिन हेरोडोटस को पिता क्यों कहा जाता है? तो विद्यार्थियों सबसे बड़ी बात है कि 484 ईस्वी में हेरोडोटस का जन्म होता है और इसने पहली बार क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखा। हेरोडोटस को इतिहास का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखा। एक तो विद्यार्थियों सबसे पहले मैं अगर बैठ के तो पहले जैसे 10 लोग हैं, इन 10 लोगों जैसे वो 10 में एक परिवार है और परिवार में क्या की 10 पीढ़ियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पीढ़ियां हैं और इन 10 पीढ़ियों का क्या हमें इतिहास लिखना है। तो सबसे पहले और इनका जानकारी हमारे पास में, तो पहले तो मैं 9वीं पीढ़ी का इतिहास लिख दूं, फिर चौथी का लिख दूं, फिर छठी का लिख दूं, फिर दूसरी का लिख दूं, फिर 10वीं का लिख दूं, ऐसे भी इतिहास लिखूं। तो ये क्या हुआ, इतिहास नहीं हुआ। अर्थात इतिहास किसे कहते हैं, जो क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया हो, पीढ़ी दर पीढ़ी लिखा गया हो, वो इतिहास कहलाता है। इसमें पहले 9वीं लिख रहे हैं, फिर दूसरी लिख रहे हैं, फिर 10वीं लिख रहे हैं, फिर चौथी लिख रहे हैं, तो ये तो क्या इतिहास है। ऐसे स्काइलस मिलेटस ने ऐसे लिखा, मन में कभी कुछ लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया, कभी कुछ, लेकिन हेरोडोटस ऐसा पहले व्यक्ति था जिसने क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखा है। अगर ये परिवार है तो पहली पीढ़ी का इतिहास लिखा, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, चौथी का, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से इनको इतिहास लिखा। इसलिए इसको हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि हेरोडोटस ने पहली बार क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को लिखा है, इसलिए इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। और इसके ग्रंथ का नाम है हिस्टोरिका। इस हेरोडोटस के ग्रंथ का नाम है हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका ग्रंथ में है जो इस यूनान की और प्राचीन भारत की जानकारी हमें मिलती है। तो विद्यार्थियों ये 3 व्यक्ति थे, ये